हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग को क्लास 9th का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसका टॉपिक हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, तो हम लोग देखिए कल पढ़ चुके हैं। आज इंपॉर्टेंस क्या है उसकी वो जानेंगे। उसके बाद फिर अपना जो डिस्कशन है वो डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, वो थोड़ा सा अपना सारा डिस्कशन कंसंट्रेट करेंगे अर्थ अर्थ के मैग्नेटिक सॉरी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, सारा जो हमारा डिस्कशन है वो हम कहाँ रखेंगे, इस तरफ, सब का सब अर्थ के से रिलेटेड या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड जो भी ग्रेविटी की वजह से फेनोमेना है, इन सब को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारा ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है खुद में। तो देखिए उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि दो दो कोई भी बॉडी हो जिनमें मास मौजूद है और वो कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है जो कि क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बात समझ पे आई। तो ये हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी हेल्प से बहुत ढेर सारे फेनोमेना जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ढेर सारे फेनोमेना जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, तो इसी चीज को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर अब क्या है हमारे पास, देखिए जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या है, अर्थ के साथ बंधे हुए हैं। बंधे यानी कि अर्थ से हम लोग ये चिपके हुए हैं। ठीक है, वरना क्या होता, हम लोग फ्लाई ऑफ कर जाते, स्पेस में चले जाते। हो सकता है कि हम होते ही नहीं, अर्थ में जो भी चीजें मौजूद है, वाटर वगैरह है, ये सब बाहर निकल सकता था। क्यों? क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट कर रही हो सकता है अर्थ ही एग्जिस्ट ना करती, हो सकता है अर्थ ही एग्जिस्ट ना करती। बात समझ पे आई, हो सकता है अर्थ ही एग्जिस्ट ना करती। फिर जैसे कि मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ, जो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, या कह लीजिए कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका यूज करके हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई बॉडी जब फॉल करती है तो क्यों फॉल करती है, कैसे फॉल करती है, इस चीज को बताया जा सकता है। ओके, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, इनको भी इसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो देखो डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ था, जो डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ था इस चैप्टर में, जो हमारा पहला लेक्चर था, उसमें क्वेश्चन थे हमारे पास कि आखिर ऐसा कौन सा फोर्स है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, या जो अर्थ है या जो बाकी प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका हमें आंसर मिला कहां से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें मास होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा कैसा, एम, यानी कि दो जो मास है उनका प्रोडक्ट के बराबर, के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब ये चीजें हैं, इन्हीं की ही हेल्प से हम इस तरीके के फिनोमेना, जहां पर हमारा शुरुआत में क्वेश्चन था कि आखिर ये होता कैसे है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। साथ ही में जैसे टाइड्स फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है, टाइड्स, टाइड्स। ठीक है, टाइड्स क्या होता है, सुना होगा कि वाटर लेवल जो होता है समुद्र का वो बढ़ जाता है किनारों में, कहते हैं कि टाइड आ रही, यानी कि लो टाइड हाई टाइड। होता क्या है कि जैसे कि कहीं पर समुद्र का किनारा है और उस किनारे में अब क्या है कि आपने दिन में अगर देखा तो हो सकता है पानी आपको यहां तक दिखाई दे। ठीक है, मान लीजिए समुद्र का किनारा है, ये इधर पूरा समुद्र है, तो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है कि वाटर लेवल अभी सिर्फ इस जगह तक है। बट आपने फिर क्या किया, जब शाम को देखा तो वाटर लेवल आपको कहीं यहां तक दिखाई दिया, थोड़ा सा और आगे
तो ये क्यों होता है? क्यों जो वाटर लेवल होता है ओशन का वो आपको इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है? तो ये होता है इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। मून, अर्थ और सन, ये जब आपस में इनके ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं और अर्थ में जो वाटर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर टाइड्स फॉर्म होती हैं। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जा सकती हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। बात समझ पे आई? तो जैसे कि अभी हम लोग ने बात करी थी कि किसी ऑब्जेक्ट के गिरने को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसी में ही हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फ्री फॉल। उसी में ही हमारा क्या टॉपिक है, फ्री फॉल है। ठीक है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का आखिर मीनिंग क्या होता है, फ्री फॉल से क्या है? तो इसके लिए लेट अस सपोज अगर हम कोई एक्टिविटी करें, जैसे कि एक पत्थर लें, क्या करें, एक पत्थर लें और उस पत्थर को ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो करें। क्या करें, ऐसे थ्रो करें। तो हमने ऐसे पत्थर को ऊपर थ्रो किया, ये क्या होगा, ये कुछ सर्टेन हाइट तक जाएगा पत्थर, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सर्टेन हाइट तक जाएगा और उसके बाद उस हाइट पर पहुंचकर वो फिर से वहां से फॉल डाउन होने लगेगा, फिर वहां से वो नीचे आकर अपना उसी जगह पर आने की कोशिश करेगा जहां से वो उसको भेजा गया था। यानी जैसे कि ये अगर हम इसको लें और इसको क्या करें, ऐसे उछालें, तो ये एक सर्टेन हाइट तक जाएगा और वहां पर रुककर ये वापस फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये बात तो समझ पे आ गई कि जो अर्थ होती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। क्यों करती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ओके, तो अब यहां पर हुआ क्या कि लेट अस सपोज कि हमने क्या देखा कि यहां से ये जो है हमारा, यहाँ पर ये जो चीज है, अब इस पे क्या हुआ कि जब हमने इसको फेंका होगा, जब हमने इसको ऊपर फेंका होगा, तो क्या हुआ होगा, किसी वेलोसिटी के साथ फेंका होगा, किसी वेलोसिटी के साथ इसको फेंका होगा। तो जब किसी वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया, जब किसी वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया ऊपर, इसकी वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हो रही है। इसकी वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हो रही है। देखिए यहां पर समझिए इसको, ये अगर यहां पर जाकर रुका है, अगर ये जाकर यहां पर रुका है, तो इसका मीनिंग क्या है कि किसी ने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऐसे थ्रो किया जब, तो इस पे कुछ वेलोसिटी दी गई, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, और इस इनिशियल वेलोसिटी से फिर क्या हुआ, जब इसको थ्रो किया गया, तो ये क्या हुआ, जाकर ऊपर जब ऐसे जाने लगा इस वेलोसिटी के साथ, तो इसमें लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, देखो अर्थ तो हमारी इधर है, अर्थ तो हमारी इधर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा नीचे तरफ, और ये फोर्स क्या करेगा, इस पे एक एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है और इस पे लगने वाला फोर्स F है, तो हम लोग F इज इक्वल टू ma करके निकाल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा F बाई m, आया ना, F बाई m। तो एक्सेलरेशन जो इस पे एक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, F बाई m, यानी कि, और ये जो एक्सेलरेशन है वो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ध्यान दीजिएगा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, यानी कि एक्सेलरेशन इधर एक्ट कर रहा होगा, जो कि इस वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, जो कि इस वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ओके, इसकी वजह से होगा क्या कि धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फाइनल वेलोसिटी यहां पर जाके हो जाएगी जीरो। फाइनली यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जाकर जीरो हो जाएगी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही एक्ट हो रहा था, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही एक्ट हो रहा था, इसकी वजह से अब ये बॉल क्या करेगी, यहां पर, अब देखो ये तो था ऊपर जाने समय, ये जब बॉल ऊपर गई थी, अपवर्ड मोशन था, तब ऐसा था। अब क्या हुआ कि यही बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो जब ये ऊपर से नीचे आ रही है बॉल, तो क्या हो रहा है, जब यही बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब यहां पर पहुंच गई, तो अब देखो क्या होगा, अगर हम डाउनवर्ड मोशन के लिए देखें, इसके लिए देखें डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर हम लोग देखें, तो अब देखो इस जगह पर वेलोसिटी कितनी है,
इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें डाउनवर्ड मोशन का, किसका, डाउनवर्ड मोशन का, तो इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं कितनी है, 0। अब क्योंकि इस बॉल पे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पर ए, क्या एक्ट हो रहा है, ए, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, इस बॉल की वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और इस जगह पर आते आते, इस जगह पर आते आते जो हमारी वेलोसिटी होगी, इसको हम दे देते हैं, अगर डाउनवर्ड मोशन ऐसे नाम दे देते हैं 2d और ये d, और ये अपवर्ड मोशन पे इसको ऐसा कुछ बना देते हैं, अपवर्ड मोशन, ठीक है, अपवर्ड मोशन, ये इसको डाउनवर्ड मोशन ऐसे बना, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो बराबर हो जाती है फाइनल वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड मोशन, यानी कि इस लेवल पर यहाँ पर ये वेलोसिटी सेम हो जाती है, और इनको अभी हम लोग डाल कर भी देखेंगे, डेरिवेशन करके भी देखेंगे, ठीक है। बट इसको समझिए, ऑब्जर्व करिए कि जब हमने जैसे इसको फेंका तो ये उसी वेलोसिटी से आ जाता है आइडियली, यानी कि अगर हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस वगैरह है, अगर उसको नेग्लेक्ट कर दें तो ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज है। तो बस अब इसके बाद क्या है कि अब यहां से क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट भेजा, यहां से फेंका गया, यहां से जो ऑब्जेक्ट फेंका गया वो जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, समझ पे आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुकना मतलब कि वेलोसिटी 0 हो गई, थोड़ा सा मोमेंटरली क्या होता है, रुकता है, अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है, यहाँ पर रुक के फिर वापस आता है, ऐसे जाता है ऐसे, और रुक कर फिर वापस आता है। तो जब ऐसा होता है यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा होगा इस जगह पर, जब यहां से नीचे आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा होगा, और वो फोर्स एक्ट हो रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर नीचे लाने में, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हुए नीचे लाने में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल, यानी कि ना तो यहाँ पर किसी कोई और फोर्स है जो कि इसको पुल कर रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, ये जो कंडीशन होती है, ये हमारा कहलाता है फ्री फॉल, यानी कि जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ आता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस चीज पे हैं, फ्री फॉल में। तब हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल में। बात समझ पे आई कि जब हमारे पास क्या है कि एक बॉल है, उसको हमने ऐसे ऊपर उछाला और वो सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर रुकी होगी, वहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, अब वहां से वो गिरना चालू करी। तो जब वो वहां से गिरना चालू करी तो सिर्फ और सिर्फ उस पर कौन एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस पर रिस्पॉन्सिबल है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने में। याद करिए पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो तभी चेंज होती है जब फोर्स एक्ट होता है, यानी कि इस जगह पर अगर वेलोसिटी 0 हो गई थी और यहाँ पर ये फिर से मूव करने लगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो इस वेलोसिटी को चेंज लाने के लिए सिर्फ एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस पे वर्क, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही मूव कर रहा होता है, तो वो हमारा कहलाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल की कंडीशन ऐसे भी बन सकती है कि आप इसको कोई चीज ऐसे रखें और छोड़ दें, तो ये जो हुआ इस पे फ्री फॉल हुआ, ये जो हुआ इस पे फ्री फॉल हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जब कोई आदमी पैरासूट लगाकर ऊपर से कूद रहा होगा, एरोप्लेन से कूद रहा होगा, या कोई माउंटेन है उससे कूद रहा होगा, ऐसा कुछ कर रहा होगा, तो क्या वो फ्री फॉल की कंडीशन होगी? क्या आपको लगता है वो फ्री फॉल की कंडीशन होगी? बताइए, क्या आपको लगता है कि वो फ्री फॉल की कंडीशन होगी जब कोई इंसान पैरासूट पहनकर जंप कर रहा है? क्या वहां पर ऐसा होगा? सोचिए, सोचिए इस बारे में। क्या एक इंसान जब वो आकर कूदेगा पैरासूट पहनकर, तो क्या वो मतलब क्या वो ऐसा कहा जा सकता है कि वो क्या होगा कि फ्री फॉल में है? बताइए। नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जब वो मतलब पर्सन पैरासूट पहनकर क्या कर रहा है,
जंप कर रहा है तो उस पैरासूट में एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा। पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है इसको नीचे की तरफ। एयर रेजिस्टेंस यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या करती है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन पर ऐसे पुश करती है, ठीक है। एयर इसको रोकने की कोशिश करती है, तो वो फ्री फॉल नहीं होता है। फ्री फॉल तब होता है जब पैरासूट ना खुले, जब पैरासूट ना खुले और भाई साहब कूद गए ऊपर से, उस समय फ्री फॉल होता है, ठीक है। या कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि कोई मान लीजिए बर्ड है, वो उड़ रही है और क्या हो, वो कुछ ऐसी छोटी सी बर्ड है कि अगर हम उस पे एयर रेजिस्टेंस को मानना चाहें तो वो बहुत कम होगा, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तब मान लीजिए कि क्या हुआ कि एक कोई चिड़िया है छोटी सी, वो इतनी छोटी है कि उसको मान लीजिए कोई कीड़ा है या कोई कुछ भी है, आप मान सकते हैं कि उस पे एयर रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा। तो ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, उसका क्या मीनिंग है वो आप समझिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग यहां पर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब बोला जाएगा कि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उसका मीनिंग ये है कि हम पर्सन को बिना पैरासूट के फॉल करा रहे हैं, ठीक है। क्या बोल दिया जाएगा विदाउट एयर फ्रिक्शन, तो उसका मीनिंग ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है उसमें किसी तरीके की अपवर्ड अपोजिंग फोर्स ऐसा एक्ट नहीं हो रहा, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर एयर मौजूद नहीं है जो कि इसके मोशन को क्या करे, रिटार्ड करे किसी भी तरीके से। ओके, बात समझ पे ये चीज, ठीक है। अब यहां पर किसी को अगर ये लगे जैसे बंजी जंपिंग है, बंजी जंपिंग क्या फ्री फॉल है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम ड्यूरेशन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइम ड्यूरेशन पर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि बंजी जंपिंग में जब यहां से इंसान को ऐसे करके धक्का दिया गया, ठीक है, जब यहां से इसको धक्का दिया गया ऐसे और ये क्या हुआ, ये आकर नीचे गिरा, उस समय अगर ये मान लिया जाए कि हर एक चीज जो उसके साथ मौजूद है विदाउट एयर फ्रिक्शन या किसी भी तरीके का कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, कंडीशन देखो फ्री फॉल की सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होना चाहिए। तो बंजी जंपिंग में अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि वो जब गिर रहा है, जब कोई इंसान गिर रहा है और वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रहा है और उसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस पे वर्क नहीं कर रहा या रोप वगैरह नहीं उसका फोर्स लग रहा, तो जब तक वो गिर रहा है ऐसे तब वो फ्री फॉल कहा जा सकता है। बट उसके बाद फिर रोप एक्ट होने लगती है, रोप अपना टेंशन वर्क करने लगता है, रोप का टेंशन वर्क करने लगता है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की तरह वर्क करता है और वो उसको रोक लेता है, तो वहां पर नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। जो हमारा पैरासूट वाला भी केस था उस पर भी देखिए, पैरासूट वाले केस में क्या था, जब कोई इंसान पैरासूट पहनकर जंप करेगा तो वो फ्री फॉल की कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि पैरासूट का सरफेस एरिया ज्यादा है, वो एयर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट एक फोर्स एक्ट होगा जो कि क्या करेगा, रोकेगा उसके वेलोसिटी को बढ़ने से, तो एक धीरे धीरे वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो ये चीज समझ पे आ गई होगी कि फ्री फॉल की कंडीशन क्या है। फ्री फॉल का सिर्फ एक ही मतलब फ्री फॉल की सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारी, और वो कंडीशन क्या है, ये टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन, सिर्फ और सिर्फ जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है तभी तभी हम कहते हैं कि फ्री फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट में, वरना फ्री फॉल नहीं हो रहा। तो समझिए इस बात को कि हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कहां पर फ्री फॉल हो रहा होगा कहां पर नहीं। देखिए
किसी भी ऑब्जेक्ट को गिरते हुए अगर उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे। अगर वहां पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, एयर रेजिस्टेंस यानी कि कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो पैरासूट की जगह पर छोटी सी पॉलीथीन लेकर कूद जाए, इतनी छोटी सी जो थैला होता है ना, ठीक है, इतना छोटा सा थैला होता है, उसको लेकर कूद जाए। तो जब उसको लेकर कूद जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस एयर रेजिस्टेंस को जो वो पन्नी ऑफर कर रही होगी, क्योंकि उसका कोई यहाँ पर रह नहीं जाएगा कोई मतलब। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट हो रहा है, कोई और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा उसके ऊपर, तो कहा जा सकता है कि वो क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या सारे ऑब्जेक्ट एक ही क्या कहते हैं कि एक ही वेलोसिटी से गिरेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है और सर्टेन हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, तो चाहे वहां पर हैमर हो, चाहे वहां पर एक फेदर, फेदर यानी कि पंख, ठीक है, तो चाहे एक हैमर हो चाहे एक फेदर हो, उन दोनों को अगर एक साथ एक जगह से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया एक सेम पॉइंट से, और एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो दोनों सेम टाइम पर ही नीचे आ जाएंगे, सेम टाइम पर नीचे आ जाएंगे विद सेम वेलोसिटी, अगर सेम हाइट से उनको फेंका गया है। और इस चीज को आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर सर्च करके कि हैमर बेसबॉल फेदर इन वैक्यूम चेम्बर, ठीक है, इसको आप ऐसा सर्च करिएगा तो कुछ वीडियो निकल कर आएगी, जिसको कि एक बड़े से वैक्यूम चेम्बर में, मतलब एक बड़े से रूम में जिसको कि वैक्यूम कर दिया गया था, यानी कि वहां से एयर को हटा दिया गया था, उसमें आप देखेंगे कि ये और ये सेम टाइम पर दोनों नीचे आ गए विद सेम वेलोसिटी। क्यों ऐसा है, इसको अभी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन में, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन निकल कर आता है वो सेम निकल कर आता है, ठीक है, कैसे सेम निकल कर आता है अभी हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे। बात समझ पे आई? तो ये बिल्कुल सही पॉइंट था कि अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो दो चीज जो है उनको फॉल कराते हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सेम हाइट से फॉल कराते हैं, तो वो सेम वेलोसिटी अटेन करेंगे। ओके, क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट? बात समझ पे आ गई? आगे चले फिर, ठीक है। तो अब यहां पर ये चीज है कि अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होगा और वो अंडर फ्री फॉल है, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो नीचे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही मूव करता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ऐसा मूव करता है, यानी कि अर्थ हमारी अगर ऐसी है और ऑब्जेक्ट कोई इधर से फॉल कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे फॉल नहीं करेगा, गलत। इसके फॉल होने की डायरेक्शन क्या होगी कि ये अगर सेंटर है तो ये ऐसे इस डायरेक्शन पर फॉल होगा, यहां तक आके रुक जाएगा। अगर कोई और अगर, अगर ये मान लो यहां से फॉल हो रहा है इधर से, तो ऐसे नहीं फॉल होगा, ये फॉल होगा ऑब्जेक्ट ऐसी डायरेक्शन पर जो कि सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये, अब तो इसका आंसर जो है कि ऐसा सेंटर की तरफ क्यों, क्योंकि देखिए पिछले क्लास पे जब हम लोग ने निकाला था ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मास के ऊपर लगने वाला, वो निकल कर आ रहा था हमारा कितना, F इज इक्वल टू जी एम आर ई स्क्वायर, याद है, याद आया, F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये निकल कर आया था। यानी कि हम लोग सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को देखते हैं, क्यों, क्योंकि इसका भी रीजन बताया था कि अगर हम लोग सेंटर से नहीं देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो ऐसा लगेगा सिर्फ इसकी वजह से ही यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पूरे मास की वजह से हो रहा है, इस पूरे अर्थ की वजह से।
ठीक है, तो वो सेंटर से यहाँ पर मेजर की जाती है डिस्टेंस, वो निकल के ही ऐसे आ जाता है। बात समझ पे आ गई? ये चीज है। तो ये था हमारा क्या, फ्री फॉल। ठीक है, ये हो जाता है फ्री फॉल। अब यहां पर बात आई कि अगर जैसे यहां से वेलोसिटी थी कुछ इसकी 0 और उस पे लगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पे आया एक एक्सेलरेशन आया, क्या आया, एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, नीचे उसकी स्पीड बढ़ती गई, स्पीड क्या हो गई, बढ़ती गई, और वो आगे मूव करने लगा। तो ये जो एक्सेलरेशन आता है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। या फिर इसी को शॉर्ट, मतलब ये जो एक्सेलरेशन आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसको या तो हम ये बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या फिर इसी को थोड़ा शॉर्ट में बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस चीज का आपने नाम सुना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका आपने नाम सुना होगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो यहां पर था जिसपे कि फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और अगर उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आएगा, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आएगा। तो यहां पर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक्ट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से आएगा एक एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। या फिर इतने बड़े नाम की जगह पर बोल देते हैं इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोट यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं जी से। यानी कि अब स्मॉल जी से, अगर कहीं पर लिखा हुआ है स्मॉल जी इस तरीके से, तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या, कि हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, कि ये एक्सेलरेशन अर्थ के चारों तरफ मौजूद ऑब्जेक्ट्स के मास के इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ पे आई? यानी कि अर्थ के चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी हैवी मास हो, कितना भी कैसा भी हो, उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो इतना ही होता है, उसमें एक्सेलरेशन इतना ही निकल कर आता है। बात समझ पे आई? कोई भी कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, चाहे जितना लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट हो, उसमें जो एक्सेलरेशन बनता है वो इतना ही बनता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फ्री फॉल की कंडीशन पर ही बात कर रहे हैं अभी हम। यानी कि बाकी केस में क्या होगा, आप अगर देखें तो वहां पर आपको फिर जो अनबैलेंस फोर्स बनता है वो देखना होगा, अगर कोई और फोर्स भी एक्ट हो रहा है उस पर। बट अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो लेट अस सपोज इसका जो मास था वो m था, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m था, और हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस में मौजूद है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो होती है g। कितनी होती है, g। तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि हम अब फोर्स निकाल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में फोर्स कितना लगेगा। तो इस ऑब्जेक्ट में फोर्स कितना लगता है, वो लगता है mg, mg फोर्स एक्ट होता है। याद करिए, इसी तो लेक्चर पे मैंने इस्तेमाल किया था mg टर्म को, mg टर्म को मैंने इस्तेमाल किया था फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि मैं बैठा हूं, जैसे अभी मैं बैठा हूं, तो मेरे बॉडी में अभी भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरी बॉडी में एक्ट हो रहा है mg, मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना फोर्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से हर एक बॉडी में जो कि अर्थ के सरफेस में मौजूद है, उसमें हमेशा और हमेशा एक्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के मास को जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ऐसा किया तो ये निकल कर आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या निकल कर आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स निकल कर आ गया। इस पे, इस ऑब्जेक्ट में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बात समझ पे आई? अब क्योंकि ये जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
यानी कि एक तरीके का एक्सेलरेशन है। तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, या मीटर सेकंड इन माइनस टू द पावर -2, ठीक है। या तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए, चाहे मीटर सेकंड टू द पावर -2, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखिए, ये आपको समझ पे आ गया कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, जी आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, स्मॉल जी आ रहा है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी फाइंड किया, एफ जी इज इक्वल टू एम जी। एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, तो इस मास में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा हमारा एम जी। कितना हो जाएगा, एम जी फोर्स, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब बढ़ते हैं इस पे आगे। तो किसी भी तरीके का जो ऑब्जेक्ट होता है अर्थ की सरफेस में, अगर हम फ्री फॉल पे बात कर रहे हैं, यानी कि उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट में लगने वाला एक्सेलरेशन ही होता है। यही रीजन है कि अगर आप एक वैक्यूम चेंबर में एक रॉड या कोई भी हैवी, जो आपको लगता है कि हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको जो लगता है हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको आप क्या करें, उसको लाएं और उसको यूज करें, ठीक है, या फिर दूसरा फेदर वगैरह लेकर आए या पत्ती वगैरह कुछ लेकर आए, उस पत्ती को क्या करें आप और फेदर को, दोनों को एक साथ फॉल करें, दोनों को फॉल करें। दोनों में क्योंकि एक्सेलरेशन जी एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट हो रहा है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है P इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है और ये बन जाती है u प्लस जी टी। यानी कि ये एक्सेलरेशन एक्ट होता है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने में। और यहां से देखो, इनिशियल वेलोसिटी जब यहां पर था, जब उसको ऐसे छोड़ा गया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी, जीरो थी। बट टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसकी वजह से, इस एक्सेलरेशन की। तो यहां पर देखो मास का कोई टर्म नहीं आ रहा, मास का कोई टर्म नहीं आ रहा, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना भी मैसिव हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वेलोसिटी में, ठीक है। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि एक बहुत ज्यादा मास का है, कम मास का है, तो अलग अलग होगा, नहीं, वो निकल कर ऐसा आ रहा है हमारे पास और ऐसा होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज। तो अब बात आती है कि ये जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी ये जो है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। हमने तो अभी बता दिया कि इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, इस ऑब्जेक्ट में एक एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पे एक एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, जी, जो बराबर होगी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भी मौजूद होंगे। यानी जी एक कांस्टेंट होता है, जी हमारा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी कि हर जगह पर ये सेम वैल्यू नहीं होती, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक तरीके से कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट अभी फिलहाल हम अर्थ पे बात कर रहे हैं और अर्थ की सरफेस पे बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्थ के सरफेस पे बात कर रहे हैं। तो इस की वैल्यू हमारी क्या होगी, फिक्स होगी, और सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भी सरफेस पे मौजूद है उनमें लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो। ये ऑब्जेक्ट का मास ये, तो यानी कि हम इस पे निकाल सकते हैं कि लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, इतना है। इसी चीज को जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, अर्थ, जिसका कि मास अगर हम कैपिटल एम मान लें, क्या मान लें, कैपिटल एम,
और एक जो मास है वो है स्मॉल m। तो इस मास और इस मास के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? लेट अस सपोज यहां से यहां जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है? d है। कितनी है? d है। अब इसको एक्चुअली सेंटर से हम लोग मेजर करते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग क्या करते हैं? सेंटर से लेते हैं। ठीक है, सेंटर से ही वैल्यू ली जाती है। तो यहां पर ये बन जाएगा हमारा ऐसा। ठीक, ये डिस्टेंस हमारी सेंटर से ली गई है। ये डिस्टेंस सेंटर से ली गई है यहां तक। तो अर्थ का मास हो गया m, कैपिटल M, और इस छोटे वाले मास का जो मास है वो हो गया m, स्मॉल m। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें जो फोर्स मिलेगा वो मिल जाएगा d कैपिटल M इंटू m डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। इस मास और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली है कितनी है? d है। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे? देखो, इस ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स हमारा कितना है? mg है। और लग कितना रहा है एक्चुअल में? इतना लग रहा है। दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। यानी कि देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को क्वांटिफाई कर रहा है। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग F इज इक्वल टू ma करते हैं और एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं कि कितना एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग है। और ये जो है वो एक्चुअल फोर्स जो लगा रहा है। यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो और इस ऑब्जेक्ट को कोई इधर पुल कर रहा हो, तो यहां पर जो फोर्स लगा रहा है वो आदमी लगा रहा है। ठीक है, यहां पर जो फोर्स लगा रहा है वो आदमी लगा रहा है। बट अगर हमें इसके एक्सेलरेशन को फाइंड करना है कि कितना एक्सेलरेशन होगा, तो हमें इस फोर्स को, जो ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स जो ये लगा रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स लगा रहा है आदमी, इस फोर्स को हमें बराबर करना होगा ma के, जिससे कि हमें एक्सेलरेशन पता चल जाता है। तो वही चीज यहां पर भी करी गई है कि mg को बराबर कर देंगे fg के, और fg हमारा ऐसे कैलकुलेट होगा। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। देखो, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो g की वैल्यू निकल कर आ जाएगी g m अपॉन d स्क्वायर। g, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होता है g। ठीक है, ये निकल कर आ जाता है g की वैल्यू। ठीक है, ये निकल कर आ जाती है g की वैल्यू। अब इस g की वैल्यू में गौर से देखिए, इस g की वैल्यू को गौर से देखिए। क्या इस g की वैल्यू में इस ऑब्जेक्ट का मास का कोई इंक्लूजन है? इस ऑब्जेक्ट के मास का इंक्लूजन का मीनिंग क्या है कि क्या इस ऑब्जेक्ट का मास यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर? इसमें सिर्फ है एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, अर्थ की मास की वैल्यू, जो कि हमारी एक फिक्स्ड वैल्यू ही है। अर्थ का मास एक फिक्स्ड मास है। फिर इसके सेंटर और इसके इस मास के बीच की डिस्टेंस, ये चीज मौजूद है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है ये है ही नहीं। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ भी मान सकता हूं, उसमें g की वैल्यू इतनी ही निकल कर आएगी। बात समझ पे आई? तो जो मैं अभी कह रहा था कि आप चाहे हैमर और लीफ को या फेदर को एक साथ अगर फॉल कराएं विदाउट एयर रेजिस्टेंस अगर फॉल कराते हैं, तो वो दोनों में सेम एक्सेलरेशन एक्ट होता है और वो आते हैं सेम वेलोसिटी से नीचे सेम टाइम पर। क्यों है ऐसा? वो इस वजह से है ऐसा क्योंकि आप देख पा रहे हैं उनमें लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास है। ठीक है, बात समझ पे आई? ये चीज यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये निकल कर आ गई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। अब जैसे मैंने कहा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो वेरी करती है, बट कैसे वेरी करती है? वो वेरी ऐसे करती है जैसे कि वेरिएशन कहां कहां पर होता है। जैसे कि हम बात करें अर्थ की सरफेस में, तो अर्थ के पोल में है, क्योंकि देखो अर्थ को अगर आप देखें तो अर्थ पे इधर पोल है और इधर इक्वेटर है। अर्थ का पोल है इधर और इधर इक्वेटर है इस जगह पर ऐसे। तो पोल और इक्वेटर इनमें वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी कि अभी सरफेस की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो सरफेस में जब मौजूद है तो सरफेस में ही पोल और इक्वेटर के बीच
वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। इस जगह पर हम लोग वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी कैसे होती है अभी निकालेंगे। और इस जगह पर जो वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड। होल्स पर ये वैल्यू होती है जी की कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सारी बात हो रही है सरफेस पे। कहाँ बात हो रही है, सरफेस पे। जब हम लोग इस अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हैं और काफी ज्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं अंदर, तो इस जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट दिखता है, यानी कि जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं इस सरफेस के। और जैसे जैसे इससे हम ऊपर हाइट में जाते हैं कुछ, और वो हाइट जैसे बहुत ज्यादा हाइट हो, 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतनी ही वैल्यूज रहती है लगभग। बट जब हम कई किलो मतलब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जैसे ऊपर निकल गए या 100 किलोमीटर ऊपर निकल गए, तो जी की वैल्यू में डिक्रीज, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिक्रीज देखने को मिलता है। यानी कि जी की जो वैल्यू है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जो सरफेस में वैल्यू है अर्थ की, अपने अर्थ की, पृथ्वी की सरफेस में जो जी की वैल्यू है, वो हम लोग दो वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं, या तो 10 या तो 9.8 मीटर पर सेकंड। ज्यादातर केस में हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में दिया हो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेते हैं, वरना हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूज करते हैं क्वेश्चंस वगैरह में चीजों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात, इस जी की जो वैल्यू है, इस जी की जो वैल्यू है, इस जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाने पे भी चेंज होती है। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जब प्लैनेट को चेंज कर देंगे हम, प्लैनेट चेंज करने का मीनिंग ये है कि जैसे अर्थ से निकलकर जुपिटर में चले जाए तो मास बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या बढ़ जाएगा? मास बढ़ जाएगा, साथ में उसकी जो रेडियस वगैरह है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से वहां पर जो जी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। बट अर्थ में जब हम बात करते हैं, अर्थ की सरफेस के पास बात करते हैं, तो हमारी ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसको ये कह देना कि जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये थोड़ा सा अधूरा ज्ञान हो जाएगा। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है सरफेस में, और उस पे भी हम लोग जब इक्वेटर पे बात करते हैं तो ये वैल्यू लेते हैं, वरना ये वैल्यू लेते हैं, पोल्स पर ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जी की वैल्यू वेरी करती है, बिल्कुल वेरी करती है। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। यही रीजन है कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अर्थ के बाहर चले जाते हैं। जैसे कि इस पे मून में जो भी चीज भेजी गई, जो भी भेजी गई, या मार्स में जो चीज गई, वो तभी पॉसिबल हुआ जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए। तो वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर का मतलब यही होता है कि वहां पर जो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में है टुवर्ड्स द अर्थ, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई? बात समझ पे आ गई यहां तक? ठीक है, बात समझ पे आई? ठीक, ओके, ओके, क्लियर। इस जी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसको हम लोग 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। और इसको हम लोग कभी कभी इसी वैल्यू को यूज कर लेते हैं। ये जो हमारी वैल्यू है क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी न्यूटन, और ये उधर जाएगा तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये यूनिट फॉर्म हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर की जगह पर यूज कर लेते हैं 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11
ठीक है, ये ऐसे कभी कभी वैल्यूज को लेते हैं, तो ये तो हमारी ये जो जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये कैसा है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं पर भी जाओ ये वैल्यू कितनी जाएगी। जबकि ये जो कांस्टेंट है हमारा जी, वो सरफेस टू सरफेस, प्लेनेट टू प्लेनेट, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस, इन जगह पर डिफरेंट होती है। कांस्टेंट जब एक ही तरीके की जगह हो तभी वो, ठीक है, यही रीजन है, इस जी का ही रीजन है कि आपने कोई फुटेज वगैरह ऐसे देखी होगी जिसमें लोग मून वॉक कर रहे हैं। मून वॉक वो डांस वाला मून वॉक नहीं, मून में चल रहे हैं मतलब, ठीक है, मून वॉक डांस वाला नहीं, मून वॉक वो नहीं, ठीक है। मून में जब चल रहे हैं तो उनको आपने देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे उड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, आप क्या लगता है देखने में, जैसे वो उड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत हल्के से उन्होंने पैर मारा और वो ऐसे उछलते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें, उनकी बॉडी में जो एक्सेलरेशन एक्ट होता है वो कम एक्ट होता है, क्योंकि जो मून है वो साइज क्या होता है उसका, कम होता है, रेडियस कम होता है। तो जो उसकी वैल्यू निकल कर आती है वो अर्थ में मौजूद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इतनी होती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि अर्थ का ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस में, तो जो मून में होता है वो कितना होता है, इतना होता है। यानी कि यहाँ की वैल्यू को 6 से डिवाइड कर दो, इतना एक्सेलरेशन बॉडी में एक्ट होता है, यानी कि बॉडी आराम से ऊपर जाती है, आराम से नीचे आती है, ये चीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू निकली है, ये जो वैल्यू निकली है, ये जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू इस अर्थ और उसके सरफेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए है, उसका मास चाहे जैसा हो। तो दो जो ऑब्जेक्ट्स के बीच की हम बात कर रहे हैं, वो दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ है। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जब भी हम बात करेंगे उसमें हमेशा एक जो मास होगा वो हमेशा अर्थ का होगा। फिलहाल के लिए ये वाली जो वैल्यूज हैं इनके लिए हम लोग हमेशा इन इसमें से एक की बात करेंगे, और बाकी दूसरा मास इस सरफेस में मौजूद कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा सा आपका पेन हो, चाहे बड़ा सा एक एरोप्लेन हो। ठीक है, चाहे पेन हो चाहे एरोप्लेन हो, चाहे आपका पेपर प्लेन हो चाहे एरोप्लेन हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे एक कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, हर एक पार्टिकल, आप चीजों को ब्रेक करके देखिए। ब्रेक यानी कि दिमाग में हर एक चीज को आप छोटे छोटे मास से मिलकर बना हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ सोचिए, तो हर एक पार्टिकल में इतना एक्सेलरेशन लगता है। यहां तक क्लियर सभी को? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि इस पे जो हमारा वैल्यू निकल कर आता है वो निकल कर आता है इतना, अर्थ की सरफेस में जी की वैल्यू, अर्थ की सरफेस में, वो भी इक्वेटर में। कहां पर? इक्वेटर में। और अर्थ की सरफेस में पोल की तरफ इतना होता है। ठीक है, बट ये वैल्यू निकलती कैसे? ये वैल्यू निकलती कैसे, तो इसके लिए, निकालने के लिए देखिए, अभी आपने जी का एक्सप्रेशन देखा कि जी का एक्सप्रेशन होता है कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और डी की बात मैंने करी थी वो थी इस ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के जो सेंटर है, यानी कि अर्थ, अर्थ का रेडियस और अर्थ के रेडियस के मतलब अर्थ की सरफेस में मौजूद ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच की डिस्टेंस। यानी कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, तो इस ऑब्जेक्ट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है हमारी डी। अब ध्यान दीजिएगा कि जो अर्थ की रेडियस है वो बहुत बड़ी होगी हर उस डिस्टेंस से, मतलब मान लीजिए कि ये जो डी है इसको हम दो पार्ट्स पे लिख सकते हैं। इस सरफेस से इसकी हाइट h है, अगर समझिएगा ध्यान से। ठीक है, मैं आपको अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी लेना सिखा रहा हूं अभी, जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे। क्लास 11th में जाएंगे तो बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैं उस चीज को भी आपको समझा रहा हूं कि कोई मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, सरफेस से वो h हाइट पर है, तो जो टोटल डी होगा, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा h प्लस आर, आया ना, डी हो जाएगा h प्लस आर। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से
जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है सरफेस से 10 मीटर ऊपर रखा है। कितना रखा है? 10 मीटर ऊपर। ध्यान से समझिएगा, 10 मीटर ऊपर रखा है। तो सरफेस से अगर 10 मीटर ऊपर रखा है तो एच की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर्स, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो है 6400 किलोमीटर। अंतर देख रहे हैं? 6400 किलोमीटर और ये है 10 मीटर, यानी कि सागर में बूंद। ठीक है, बात समझ पे आई? यानी कि सागर में अगर आप एक बूंद कम करते हैं तो सागर नहीं सूखता है, या आप सागर में एक बूंद मिला देते हैं तो सागर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ पे आई? तो ये सागर है, ये समुद्र है, और उस पे आप क्या कर रहे हैं? एक दो बूंद ऐसे छींटे मार रहे हैं, या तो छींटे ऐसे उड़ा रहे हैं। ठीक है, छींटे या तो आप डाल रहे हैं या तो छींटे ऐसे उड़ा रहे हैं, तो इन छींटों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी चीज को जब हम लोग टेक्निकल टर्म्स पे लिखते हैं तो टेक्निकल टर्म्स पे कुछ ऐसे इसको लिखा जाता है। टेक्निकल टर्म्स पे ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, h इज मच मच लेस देन r। ठीक है, इसको हमने लिख दिया h इज मच मच लेस देन r। उसके बाद अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस d की वैल्यू रखनी है। d की वैल्यू पर जब हम लोग h प्लस आर रखेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या फिर ये ऐसे यहां पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि r को बाहर कॉमन लेंगे तो ये बन जाए, यहां पर r को कॉमन लेंगे तो ये तो ऐसे लिखें r प्लस h, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 प्लस h बाई आर बन जाएगा और उसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये h बाई आर, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर। कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू पर? कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू पर? नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ पे आए? की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ पर हमारा है, हम इसको कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी कैसी है? बहुत छोटी है, 1 से बहुत छोटी है, 1 से बहुत छोटी है, जिसकी वजह से इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे बाहर स्क्वायर में आएगा, तो ये बन जाएगा टॉप 1, यानी कि हमने इस डी की जगह पर आर को यूज कर लिया जब सरफेस में थे। सरफेस में 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर ऊपर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? बात समझ पे आई? तो ऐसा इस पे हो गया। अब बढ़ते हैं इस पे आगे और यहां से देखते हैं। ठीक है, यहां से कि ये जो अब हमारा वैल्यू है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? अर्थ के सरफेस में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, मतलब जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कैपिटल जी की वैल्यू, एम की वैल्यू और आर की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब इसकी वैल्यूज को पुट किया जाएगा यहाँ, जब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखो, ये था G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया। और अर्थ क्योंकि परफेक्ट क्लियर नहीं होती है तो यहाँ पर जो होता है जी की वैल्यू वो डिफरेंट होती है, और यहाँ पे डिफरेंट जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, पोल्स पर डिफरेंट होती है और यहाँ पर डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी रेडियस ज्यादा होती है, जगह पर अर्थ की रेडियस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इस तरफ अर्थ की रेडियस और इस तरफ अर्थ की रेडियस में डिफरेंस होता है। ये इक्वेटर वाली जो होती है और ये जो पोल वाली होती है, यानी कि इक्वेटर वाली रेडियस जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल वाली रेडियस। तो अभी हम देख कर आए कि G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये होता है। तो आर की वैल्यू अगर यहाँ पर आर ई है, क्या है? आर ई, एम अपॉन आर ई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आर ई यहाँ पर बड़ा है। और यही वैल्यू अगर हम क्या निकालें? जी एम अपॉन आर पी। तो आपस में कंपैरिजन जब हम करेंगे इन दो वैल्यूज का, पोल पर और इक्वेटर पर, तो इनकी वैल्यू पर ये आएगा कि पोल पर जो वैल्यू है जी की वो कैसी होती है? हमारी ज्यादा होती है। यहाँ पर वैल्यू ज्यादा होती है और ये वैल्यू कम होती है, यानी कि पोल पर पी की वैल्यू हो गई ज्यादा और इक्वेटर पर हो गई कम। ठीक है, तो यही है, ऐसा होता है। बट ज्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं? 9.8 वैल्यू को ही लेकर
चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू लेकर ही चलते हैं, जब तक हमसे क्वेश्चन में कहा ना जाए कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 9.8 की जगह पर आपको 10 यूज करना है, ऐसा जब तक ना आ जाए। वैसे दिया रहता था ना कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है, अनलेस आपको दिया हो कि 3.14 यूज करिए। याद है आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है, अनलेस आपसे कहा गया हो कि 3.4 आपको वहां पर लिख देना है। ठीक है, समझ पे आई बात, ये चीज। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली हमने ये हमें जो ये वैल्यू पता है जी की, कैपिटल जी की वैल्यू जो की होती है 10⁻11, जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ अर्थ है हमारा 6 इंटू 10⁻24 kgs, और अर्थ का जो रेडियस है वो 6.4 इंटू 10⁻6, यानी इसी को जब हम लोग किलोमीटर्स पर लिखते हैं तो 6400 किलोमीटर्स हो जाता है। कैसे हो गया, किलो का मीटर होता है, किलो का मीनिंग होता है 10⁻3 या फिर 1000 ये मीटर, और इसको आप बनाएंगे तो ये भी हमारा 64000000 1 2 4 5 6 जीरो लगा दिए, 10⁻6 था, उसके बाद एक पॉइंट पर डेसिमल, एक पॉइंट पर डेसिमल लगा कर ये और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है, ये निकल कर 64 यहाँ पर, और यानी कि 64 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया, ये रेडियस हो गई। इसी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो जब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। इस पे G की वैल्यू हो गई है, कैपिटल G की वैल्यू, M की वैल्यू हो गई है, और R की वैल्यू हो गई। इनको आप सॉल्व करिए, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी G की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये निकल कर आ गई। ओके, ये वैल्यू निकल कर आ गई हम लोग, और इस वैल्यू को अब क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहां पर, अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस में। तो इस जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस अर्थ की सरफेस में, इस सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, सरफेस के नीचे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, किसी दूसरे प्लेनेट में जाएंगे, किसी दूसरे सैटेलाइट पर जाएंगे, यानी कि जैसे किसी उसमें जाएंगे तो उन सब में जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। ओके, ये ध्यान दीजिए। तो ये जो वैल्यू है ये इस अर्थ की सरफेस में वैल्यू है, और ये वैल्यू अर्थ की सरफेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना ही एक्सेलरेशन एक्ट होता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अंडर फ्री फॉल है, अंडर फ्री फॉल कंडीशन है, तो ऑब्जेक्ट का मास चाहे जितना ज्यादा हो, ऑब्जेक्ट का मास चाहे जितना ज्यादा हो उस पर फर्क नहीं पड़ता, वो सब एक ही तरीके से फॉल करेंगे, यानी कि सेम स्पीड से फॉल करेंगे और सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करेंगे, अगर सेम हाइट को उन्होंने सेम हाइट पर सेम हाइट से चलना चालू किया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको कि अभी हम लोग एक तरीके से कह लीजिए अभी पढ़ ही रहे थे, तो मोशन कैसा होता है। अभी तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, और वो जो गिर रहा है वो क्या हो रहा है कि में कुछ एक्सेलरेशन हमारा एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ वेलोसिटी होगी, तो हम चाहें तो उस वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी, ये बिल्कुल वैसी ही है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि आप एक इंसान को पैरासूट के साथ या बिना पैरासूट के साथ गिरता हुआ देखेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन, तो यहाँ पर जो जैसा ये है पेपर, ये इस पे ज्यादा एयर रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जबकि इस पे एयर रेजिस्टेंस कम फॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों में जब हम देखते हैं, यानी रियल वर्ल्ड पर देखते हैं,
तो पेपर देर में गिरता है जबकि ये जल्दी गिर जाता है। तो हमें क्या लगता है कि इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान दीजिएगा, इस ये जो मैं अब ये लाइन बोलने वाला हूं इसको ध्यान दीजिएगा। आपको लगता होगा कि इसमें लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा है और इसमें लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कम है, ऐसा लगता होगा। नहीं, दोनों में एक्सेलरेशन जो फ्री फॉल की कंडीशन में होता वो सेम ही लगता है। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर बात करी जाए तो दोनों में सेम लगती है। जो एक्चुअल में इस पे एक्सेलरेशन आ रहा है वो तो हमारा डिफरेंट होता है। ठीक है, जब रियल वर्ल्ड पे, अगर रियल वर्ल्ड की बात करें, रियल वर्ल्ड, तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, इसमें डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट होता है एम, और इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है। मान लीजिए कि मास ये बॉल है, मास ऑफ बॉल इनटू जी, या स्टोन है। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर पेपर हो गया, ठीक है, एमपी, मास ऑफ पेपर या मास ऑफ कुछ भी लिख देते हैं, एमबी ऐसे, और इनटू जी। तो ये मास ऑफ पेपर इनटू जी हो गया, यानी कि इस पे लगने वाला फोर्स, और मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो ये है इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स? हम मान रहे हैं कि इस पे अपोजिंग फोर्स जो है वो जीरो है। कितना है? अपोजिंग फोर्स जीरो, यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस कितना है? जीरो है। और इस पे जो है वो एयर रेजिस्टेंस कुछ है, इस ऑब्जेक्ट में एयर रेजिस्टेंस कुछ है, पे एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस कुछ है, कुछ वैल्यू है उसकी। तो अब क्योंकि अगर ये नीचे गिर रहा है, अगर ये पेपर नीचे गिर रहा है, तो हम ये कहते हैं तो इधर वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है इस एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स को क्रिएट कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा, ये ऑब्जेक्ट कितने एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा, अगर हमें वो फाइंड करना है तो क्या करते हैं हम लोग, इस ऑब्जेक्ट में लगने वाला टोटल फोर्स को देखते हैं। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? देखो, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है एमबीजी, और 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 अपवर्ड डायरेक्शन पर लग रहा है रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तो इस डाउनवर्ड फोर्स के, यानी कि एमजी के, इस एमजी के अपोजिट में एक्ट हो रहा है ये, यानी कि इसको कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। और ये बराबर हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि अब जो ये ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल में ना रहा, उसमें एक और फोर्स लग रहा है, ये फ्री फॉल में नहीं है, और उस समय जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ना। और यही चीज आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये भी मौजूद होता है। वरना अगर ये इसकी तरीके से क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर इसकी तरीके से क्या हो जाए, जीरो हो जाए या नेग्लेक्ट करने लायक हो जाए, तो देखो, डाउनवर्ड अगर हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है एमएसजी, हम इधर लिख देते हैं एमएसजी, और अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस, और ये किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के मास इनटू एक्सेलरेशन के। यहां से अब क्या होगा कि हम लोग एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, मान लीजिए कि इसका नाम दे दिया ए एस, दे टोन है तो ए एस नाम दे दिया, और ये इसका जो था ये ए पी नाम दे दिया, पेपर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो इस बॉडी में है, जिस एक्सेलरेशन के साथ अब वो मूव करेगा वो हो जाएगा एम एस जी माइनस एफ ए आर डिवाइडेड बाई एम, ये होगा। अब क्योंकि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये कितना है? जीरो है। ये कितना है? जीरो है। तो जब ये जीरो हो जाता है तो एम एस से एम एस कैंसिल हो जाएगा, बटेगा जी, बचेगा जी। यानी कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा फोर्स नहीं लगता है, उस समय जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में आता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। ठीक है, इसी वजह से इनमें अंतर हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग इन दोनों को वैक्यूम चेंबर पर ले जाएंगे, क्या करेंगे? वैक्यूम चेंबर पर ले जाएंगे, चाहे वो ग्लास जार हो, इसकी एयर बाहर निकाल दी गई हो, तो एयर फ्रिक्शन हो जाएगा जीरो। एयर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर भी एयर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे ही एयर फ्रिक्शन जीरो होगा तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। इस समय भी इस ऑब्जेक्ट में लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो देखो इसमें और इसमें जो एक्सेलरेशन निकल कर आया, जब हमने माना कि इन दोनों में एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रहा, तो सेम निकल कर आया, तो दोनों सेम फिर स्पीड से दोनों फॉल करने लगते हैं। सेम तरीके मतलब सेम कहने का मतलब ये है कि ये आपस में सेम नहीं, मतलब सिंगल सेम नहीं है ऐसे। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम की बात नहीं कर रहा है, ये तो अपने आप में बढ़ेगी, बट किसी भी समय पर जब उनकी वेलोसिटी को देखते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को देखते हैं किसी भी समय पर, वहां उनकी वेलोसिटी सेम होती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इस ऑब्जेक्ट की इस जगह पर वेलोसिटी और सेम ऑब्जेक्ट की इस जगह पर वेलोसिटी आप सेम बोल रहे हो, नहीं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट की जो इस समय पर वेलोसिटी है, इस समय पर वेलोसिटी, इस समय पर वेलोसिटी, दोनों अगर सेम जगह से फॉल कर रहे हैं, तो सेम हाइट से फॉल कर रहे हैं, तो दोनों पे जो होगा वो इतना फोर्स एक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्योंकि सेम होती है, इसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन निकल कर आता है वो सेम निकल कर आता है, उसकी वजह से वेलोसिटी भी निकल कर आती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लीनिंग टावर ऑफ पीसा से फॉल कराया था, इसी चीज को प्रूफ करने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, बिग हो, स्मॉल हो, शुड फॉल एट द सेम रेट, अगर 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 वो फ्री फॉल में है। और फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है वो मैंने बता दिया, कोई और फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है तब की बात हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है तो हर एक ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से ही गिरेगा, और वो एक्सेलरेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, और वो वैल्यू हमारी जी होती है, इस एक्सेलरेशन के साथ ही गिरेगा। इसी को गैलीलियो ने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से कई ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करके प्रूव करने की कोशिश करी थी। यहां तक समझ पे आया? अब देखिए जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को क्या किया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है। जब मोशन कहां पर हो, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए यहां पर जैसे जब कोई बोलेगा, जब कोई भी बोले कोई ये शब्द कि दिस मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या ये जो मोशन हो रहा है वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो, उसका मीनिंग ये है कि हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं, और जो मोशन है उसमें हमें ये वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से लगने आने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको इंक्लूड करना हो। अब अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस चीज को, एयर रेजिस्टेंस को, मान लीजिए कि हमने एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट, मतलब एयर रेजिस्टेंस जो उसको नेग्लेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, मानना कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो कितना है, जीरो। एयर रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम यहां से देखेंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे मॉडिफिकेशन चाहिए, चेंज यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ जी, यानी कि ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, लिखा हुआ ना, नियर द अर्थ का मीनिंग क्या है, अर्थ की सरफेस की बात हो रही है। तो एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, देखिए यहां पर कांस्टेंट लिखने के साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि अर्थ की सरफेस के पास ही ये कांस्टेंट है। मैंने अभी आपको यही चीज समझाई है कि जब वैल्यू इसकी हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू घटेगी, सरफेस से नीचे जाएंगे वैल्यू घटेगी, दूसरा प्लेनेट पर जाएंगे तो वैल्यू घटेगी। तो आप अगर अर्थ के सरफेस के पास मौजूद है तभी ये वैल्यू कांस्टेंट कही जा सकती है। तो एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, ऑल द इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स वैलिड विद द एक्सेलरेशन ए रिप्लेस्ड बाय जी, यानी कि इस ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं ई से, और जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी वर्क करने लगेगी। बट ध्यान क्या देना है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे फ्री फॉल कर रहा है, तो जब फ्री फॉल कर रहा है तो आप यहां पर देखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, और इसमें जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो कितना होगा, जी। आपको बिना कुछ सोचे समझे डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक एक्सेलरेशन जी को ऐसे लिख देना है, अगर फ्री फॉल में है तो। फ्री फॉल यानी कि इसके अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो जी एक्सेलरेशन होगा, यानी कि इस ए की जगह पर जो वैल्यू लिखी जा सकती है वो हो जाएगी
यानी v इज इक्वल टू 2 प्लस जी टी, ये एक इक्वेशन बनी। इसी तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ds। अब ये ऊपर से जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल में था और मान लीजिए वो रेस्ट से फॉल करना चालू किया, रेस्ट से फॉल करना चालू किया यानी कि रुका हुआ था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 थी, इस u की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 0 0 पुट कर सकते हैं, जिससे कि ये वाली इक्वेशन जो वो बन जाएगी v इज इक्वल टू जी फॉर्म हो जाएगा। ये जो सेकंड इक्वेशन है ये बन जाएगी कितनी, s इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर। ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये कब के लिए है, जब ये कंडीशन है फ्री फॉल हो, यानी g के अलावा कुछ और एक्ट ना हो रहा हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी कि रेस्ट से मूव करना चालू किया है, फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो तब जो इक्वेशन होती है हमारी वो ऐसे मॉडिफाई हो जाती है और ये बन जाता है पहली इक्वेशन u 0 हो गया क्योंकि, तो v इज इक्वल टू जी टी, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, ये निकल कर आ गया। बात समझ पे, यहां पर जब आपने कंडीशन रखी तब हुआ, यानी कि आपको क्या करना है, आपको इक्वेशंस याद नहीं रखनी। समझिएगा बात को मैं क्या कहने वाला, हमें इक्वेशंस को याद नहीं रखना है, हमें उनको यूज करना है, अपने आप याद हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, p इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। और एक इक्वेशन हमारे पास ये होती है कि अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी में लगने वाले अनबैलेंस्ड फोर्स को हम बराबर कर देते हैं ma के। ठीक है, उससे हमारा निकल कर आ जाता है एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है ये सब कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब यहाँ पर जो मोशन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। ध्यान बस ये देना है कि जब भी हम अर्थ के ऊपर कोई मूवमेंट देखते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी की तरफ, दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने भी यूज किया कि ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के तरफ। मीनिंग ये है इसका कि अगर हमारी ऐसी सरफेस है तो इस सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। तो जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, या फिर जिस डायरेक्शन पर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर जी वर्क कर रहा है। यानी इस समय वेलोसिटी के डायरेक्शन के जब अपोजिट होता है जी, तो हमें जी की वैल्यू माइनस लेनी पड़ेगी। यानी इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम और अच्छे तरीके से बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के जब अपोजिट एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा होता है, यानी कि डाउनवर्ड देखो, टू ऊपर है, जी नीचे एक्ट हो रहा है, जी हमेशा नीचे ही एक्ट होता है, जी हमेशा नीचे ही एक्ट होता है, जी हमेशा नीचे ही एक्ट होता है। तो इन कैलकुलेशंस पर क्या करेंगे, जो इक्वेशन बन जाएंगी वो बन जाएंगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2। ये इक्वेशन बन जाती है। ये कब के लिए है, जब इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पर हमें दिख रहा हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर देखिए, जब कोई ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन पर आता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे 0 है, बट इस पे एक्सेलरेशन इधर एक्ट हो रहा है और इसी तरफ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, वेलोसिटी भी इसी तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन पर है, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। वरना यहाँ पर इस तरीके के कंडीशन पर हम लोग कैसे लेते हैं, निगेटिव। यानी अपवर्ड मोशन पर जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो जी वर्क करता है उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने का, जी वर्क करता है उसको उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने का। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ये जो जी है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। किसका काम करता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है।
तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई जब अपवर्ड मोशन हो, क्योंकि जी नीचे एक्ट होगा, और जब डाउनवर्ड एक्ट हो, डाउनवर्ड मोशन जी का, डाउनवर्ड मोशन के लिए फ्री फॉल में हो जब, तो उस मोशन में क्या होता है, इक्वेशन बन जाती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, जो कि अभी हम लोग देख कर आए थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ये डाउनवर्ड मोशन के लिए है, ये अपवर्ड मोशन के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहां तक। तो अगर इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करें, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, देखो एक कार थी, वो एक लेज जैसा कि ये बना हुआ है, ये इससे क्या हुई, फॉल हुई, क्या हुई, इससे यहाँ पर एक फॉल हुई। तो अ कार फॉल ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, ये कार यहां से गिरी, और गिरने में इसको समय लगा, जमीन पर जाके टकराने में कितना समय लगा, टी, यानी 0.5 सेकंड, ठीक है, 0.5 सेकंड लगा। लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो यहाँ पर जी की वैल्यू उन्होंने कह दी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। तो क्वेश्चन में जब दिया रहता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लो तभी करते हैं, वरना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है। लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को जब ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है, फॉल हुआ कोई चीज और स्ट्राइक, जिस समय आवाज आई वो स्ट्राइक का मतलब है, उस समय, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो रुक जाएगा, बट जब स्ट्राइक किया, टकराया, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो जब ये गिर रहा है नीचे, तो यहां पर अभी ये इस डायरेक्शन पर वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी है, 0 है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है, और इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रही होगी किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, जी इस पे एक्ट हो रहा होगा नीचे की तरफ। तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन और जी की डायरेक्शन सेम होने वाली है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अभी तो वेलोसिटी 0 है, बट इस जी की वजह से इधर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर उस वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी सेम, सॉरी, इस वेलोसिटी और जी की वैल्यू की जो डायरेक्शन है हमारी, वेलोसिटी और जी की जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम क्या लेंगे, जी पॉजिटिव लेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी, टी, जी और यू, जी यानी कि ए, एक तरीके से ए है ये। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसपे ये चारों चीजें मौजूद हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो हमने कोई नई इक्वेशन याद नहीं करी, पुरानी इक्वेशन को ही हम यूज कर लेंगे इस तरीके। तो u है हमारा 0, a की वैल्यू है g, और वो भी कैसे, पॉजिटिव, क्योंकि u और g दोनों एक ही डायरेक्शन पर है, मतलब u नहीं कह सकते, वेलोसिटी बोल लो, u तो 0 है, बट जो उसके बाद जस्ट बाद वेलोसिटी आएगी उसकी और g की डायरेक्शन सेम है। t कितना है हमारा, 0.5 है, और v इतना है। तो यहाँ पर अब देखो g की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10, क्या दे रखी है, 10। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को यूज कर लेंगे, ठीक है, 10 को यूज कर लेंगे। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 0.5 सेकंड्स, और ये बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी निकल कर आ गई। ये तो था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है एवरेज स्पीड, हाँ या ना। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कर सकते हैं कि इसकी अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लें कि टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी, तो देखो यहां से यहां ये नीचे गिरी, यहां से यहां नीचे गिरी, एस कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी है 0, टी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, यहाँ पर इसको आने में
जितना ये हाइट नीचे आया होगा या जितना भी किया होगा, यही ऐसा है हमारा, इसको फाइंड करना। तो देखो u की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी यानी 0, ये 0। अब इस a की जगह पर पुट कर देंगे g, और t की जगह पर हो जाएगा कितना हमारा, हाफ हो जाएगा यहाँ पर ये t, और इसको हम इसको टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते। अब हमें निकालना था क्या, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड हमारी निकलती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो डिस्टेंस निकल कर आ गई, ये डिस्टेंस निकल कर आ गई। तो इस डिस्टेंस को, ठीक है, इस डिस्टेंस को यानी टोटल डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, इतनी है, हाफ टी स्क्वायर। इसको हम जितना टाइम हमें लग रहा है उसी टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए, लिख दिए। देखो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के पहले जो इसकी इस तरीके से चीज होती है, इनको सॉल्व करना सीखिए। तब न्यूमेरिकल्स को सिर्फ आप ये नहीं कि एक आपको बना बनाया फॉर्मूला मिल जाए और आप उस पर वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल लें। आपको फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, और वो कैसे बनता है जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। इस एवरेज स्पीड की बात करी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमने रख दी निकाल कर, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जो भी टाइम लगा। तो जब ऐसा करेंगे, जब ऐसा करेंगे जब ऐसा करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, एक टी से एक टी कैंसिल हो, तो बच गया ये हाफ। अब सिंपल हो गई कैलकुलेशन हमारे पास कि हमें अगर एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है, एवरेज स्पीड अगर बतानी है, एवरेज एवरेज स्पीड का सिंबल ऐसा होता है, तो एवरेज स्पीड अगर हम बतानी है तो ये निकल कर आ जाए कितना, हाफ इंटू टी है 10 और टी है 0.5, तो ये मिलकर बन जाएगा कितना 5, और 5 को डिवाइड कर देंगे यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड। ये है एवरेज स्पीड, ये है एवरेज स्पीड। पर ना जो हमारी स्पीड निकल कर आई थी हिटिंग वाली, वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। बट एक अगर हम देखें कि एक अगर एक सेम स्पीड से वो गिरता तो उसकी कितनी स्पीड होती, तो वो इतना होता 0.5 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये लेज कितनी ऊंचाई पर है, तो उसको हमने फाइंड ही कर लिया ना, यहाँ पर एस की वैल्यू निकाल ली, तो हाफ टी स्क्वायर करके, तो हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2 से ये 5 टाइम्स पर कट जाएगा, और 5 को जब इस पे मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 125, और दो दशमलव पर दो डिजिट्स पर दशमलव 1.5 ये निकल कर आ गया। क्लियर, यहाँ तक समझ पे आ गया। तो ये था हमारा फ्री फॉल। तो आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।